मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 15 अगस्त का दिन है। सभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई तो हमें हर दिन करनी है, तो आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम देखेंगे, इंडिया की आज हम बात करेंगे। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम वनों की कटाई नहीं करेंगे। ठीक है। अब उससे समस्याएं क्या आ रही हैं? बाढ़ की समस्या। तो आज के इस अध्याय में हम लोग बाढ़ पर बात करेंगे। क्यों फ्लड्स इतना आ रही हैं? आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो है, अभी संभवतः 1 से 2 साल पहले केरला में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। बिहार में अक्सर आती रहती है। और इस समय वर्तमान समय में अगस्त 2020 में बहुत सारे हमारे राज्य हैं वो बाढ़ के समस्या से जूझ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे रीजंस क्या हैं? हम लोग जब तक उस रीजन को नहीं जानेंगे, तब तक हम कारण को जब तक हम लोग नहीं सही से पकड़ पाएंगे, तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लड की समस्या इस समय है। और आज हम ये देखेंगे कि वनों की कटाई, जिसकी भी मैंने बात की, किस प्रकार से फ्लड से ये जुड़ी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, उसको देखते हैं, फिर हम उस पर और आगे डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है। अब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही हैं। अब इसमें क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपरदन वाले चैप्टर्स में मैंने आपको कई बार बताया है। एक हमारा होता है अपक्षय में मैंने आपको बताया था प्राणी वर्गीय अपक्षय। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेजिटेशन होती है, वनस्पतियाँ, कभी कभी तो वनस्पतियाँ दो तरह का रोल प्ले करती हैं। कभी कभी वनस्पतियाँ क्या करती हैं? वनस्पतियाँ अच्छा काम भी करती हैं, चट्टानों को जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं, बिल्कुल। ठीक है। और कभी कभी क्या करती हैं? उन्हीं के माध्यम से चट्टा जो वनस्पतियां हैं उनकी जड़ों के माध्यम से कीड़े मकोड़े वो चट्टान के अंदर प्रवेश करते हैं और चट्टानों को तोड़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो इससे एक चीज ये स्पष्ट होती है कि जो चट्टानें होती हैं ये कहीं ना कहीं संरक्षण भी करती हैं, चट्टानों को जकड़े रहती हैं। जो वनस्पतियां होती हैं, वेजिटेशन जो होता है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ों पर। और कभी कभी क्या होता है कि उसको नष्ट भी कर सकती हैं। जड़ों में मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी जड़ पे कोई कीड़ा मकोड़ा इत्यादि कोई इंसेक्ट ऐसा है जो बिल बना के रहता है, अब वो धीरे धीरे चट्टान में छेद करता रहेगा। तो चट्टान दो तरह का काम करती है, लेकिन चट्टान का जो संरक्षण वाला काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें होता क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे रहे होंगे। ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्लड का। अब यहाँ पे जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये इस समय वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए। क्योंकि अब तो आधुनिक दौर में जो ये हमारे जगह जगह उद्योग धंधे लग रहे हैं, जगह जगह इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और जो वर्तमान समय में मनुष्य है वो प्रकृति से थोड़ा दूर होता जा रहा है। इस समय क्या हो रहा है, यहाँ पे वनों को काटा जा रहा है। अब उससे होगा क्या? जो यहाँ पे माउंटेन एरियाज में जो हमारे वेजिटेशन थे, वेजिटेशन का काम क्या था? वेजिटेशन का काम था जो यहाँ पे रॉक्स थी, जो चट्टान इत्यादि थे, उसको संरक्षण प्रदान किए थे, उसको जकड़े हुए थे। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी उसी चैप्टर में, चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसी चैप्टर में मैंने आपको एक जगह यह भी बताया था कि वेजिटेशन एक तो संरक्षण भी प्रदान करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई चट्टान है और चट्टान के ऊपर कोई पत्ती है, कोई वेजिटेशन है। अब उसमें उस केस में होगा क्या? मान लीजिए अगर चट्टान के ऊपर कोई इस तरह का पेड़ है या कुछ है ऐसा, तो
जो इंसुलेशन है वो डायरेक्ट इस रॉक पे नहीं पड़ पाएगा, उससे चट्टान का जो अपक्षय होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा या बहुत स्लो, बहुत धीरे हो जाएगा। मतलब अगर डायरेक्टली इस पे इंसुलेशन पड़ता तो चट्टान गर्म हो जाती, रात में ठंडी हो जाती और चट्टान में चटकन आ सकती थी। लेकिन चट्टान में चटकन नहीं आएगी क्योंकि चट्टान पर एक ऊपर से एक छाया मिल गई है उसको पत्तियों की। ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है क्योंकि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। जब ये चीज़ यहाँ नहीं हो पाएगी, जब यहाँ से वन हटा लिए जाएंगे, सीधे सीधे इसको इंसुलेशन भी मिलने लगेगा, चट्टानें गर्म हो जाएंगी, रात में चट्टानें ठंडी हो जाएंगी। एक तो ये प्रक्रिया होगी। दूसरा, जो चट्टानें पेड़ पौधों के द्वारा जो एक उनमें एक जकड़न थी, एक वो बंधी हुई थी, जब हम वनों को काट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं वो उसको पकड़े रहती हैं बिल्कुल। जब हम वनों की ही सफाई कर देंगे तो उनको पकड़ने वाला, उनको एक जकड़ करके रखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अगर हम फॉरेस्ट को हटा देंगे, बिल्कुल वनों को साफ कर देंगे, तो एक तरीके से नग्न हो जाएंगी सारी रॉक्स हमारी। अब जितने भी हमारे अपक्षय के फैक्टर्स हैं वो सीधे सीधे इस पे प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। और यही हो भी रहा है। जो हमारा हिमालय प्रदेश है वहाँ पर वनों को काटने के कारण जो हमारी चट्टानें हैं वो नग्न हो रही हैं, जिससे जो हमारे वेदरिंग हो रहा है, वेदरिंग और ज़्यादा होने लगेगा। और जब ज़्यादा वेदरिंग होगा तो आपको पता है कि नदी अपरदन का एक बहुत ही प्रमुख कारक है। अभी जितना भी मलबा यहाँ बनेगा, वेदरिंग का मतलब आप जानते हैं कि चट्टानें अपने स्थान पर टूट टूट कर वहीं रह जाती हैं। फिर क्या होगा, चट्टानें फिर उनका प्रवाह होगा नदियों के माध्यम से। तो ये मान लीजिए कोई रिवर है एग्जाम्पल के लिए, पहले ये रिवर गहरी थी, ठीक है। अगर ये रिवर गहरी रहेगी तो इसमें जो जल की मात्रा है, आपको पता होगा कि नदी अपने डिपोजिशन से एक यहाँ पे एक तटबंध बनाती है और एक तटबंध यहाँ पे बनाती है। मतलब नदी नेचुरली इस काम को करती है जिससे कि फ्लड ना आ पाए। आप सोचिए कि कितनी अच्छी जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति की कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है कि नदी खुद ही अपने जो रहने वाले वहाँ पे सेटलमेंट हैं उनको बचाने के लिए इस प्रकार का एक बनाती है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो हम लोग उसको प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको नेचुरल लीवीस या नेचुरल इम्बैंकमेंट नाम उसको हम देते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले तो ठीक था, नॉर्मल जल आ रहा था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बाढ़ नहीं आ रही थी। थोड़ा सा जल ज़्यादा हो गया तो वैसे भी नदी ने तटबंध बना ही दिया है, नेचुरल बनाया है, प्राकृतिक तटबंध बनाया है, तो भी फ्लड अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, मतलब फ्लड आ ही नहीं पाएगा। लेकिन जब यहाँ से, यहाँ पर अभी हमने सभी कारकों की बात की कि क्यों यहाँ अपक्षय ज़्यादा होगा। अपक्षय ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वन हट गए हैं, और वन हट जाने से चट्टानों को जो संरक्षण मिला हुआ था वो संरक्षण अब नहीं मिल पा रहा है। इंसुलेशन भी सीधे मिल रहा है, चट्टानें वनों के माध्यम से, वेजिटेशन के माध्यम से एक उनमें एक जकड़न थी, एक वो मतलब कह सकते हैं कि मजबूती के साथ वहाँ पर थी, लेकिन अब वनों को हम साफ कर दिए हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं हो रही है, चट्टानें नग्न हो गई हैं। अब उनका वेदरिंग ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा वेदरिंग होगी तो मलबा यहाँ ज़्यादा प्राप्त होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि, और उस मलबे का नदी के माध्यम से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, उनका स्थानांतरण होगा। और नदियाँ क्या करेंगी, अपने जो घाटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। हिमालय के एरिया से नदियाँ आती हैं मलबा लेके, नदियों का ये स्वभाव ही होता है कि नदियाँ मलबा लेके आती हैं, उसका डिपोजिशन कर देती हैं घाटी में। इस घाटी में नदियाँ मलबे का डिपोजिशन कर देंगी पूरा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, ये मान लीजिए मलबा डिपोजिशन हो गया। अब जब मलबे का डिपोजिशन इसमें हो जाएगा तो घाटी की गहराई कम हो जाएगी, और जो नदी का जल है ये इस तटबंध को तोड़ करके बाहर की ओर पूरा फैल जाएगा, और वही हमको फ्लड की स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये सिर्फ हिमालय की बात नहीं, जहाँ जहाँ से प्लेटो एरियाज से नदियाँ आ रही हैं, पठारी क्षेत्रों से, हर जगह ये स्थिति हमको देखने को मिल रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विश्व के ऑलमोस्ट सभी जगहों पे जहाँ भी हमें फ्लड की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, ये जो हम आज जिस फैक्टर की बात किए हैं ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर यहाँ पे है। एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक पात्र लीजिए, बर्तन, बर्तन में आप जल डालिए, जितनी उसकी गहराई है उतना जल उसमें आ जाएगा। लेकिन आप वही एक काम और करिए, उसी पात्र में आप कुछ पत्थर के टुकड़े रख दीजिए ढेर सारे,
आधा भर दीजिए पत्थर के टुकड़ों से उस पात्र को। इसके बाद फिर उसमें जल डालिए, तो आप देखेंगे कि जल जितना पहले जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा, क्योंकि आधा हिस्सा तो जो गहराई है पात्र की, आधा हिस्सा तो पत्थर के टुकड़ों ने ही कवर कर लिया है, तो कैसे आ पाएगा जल। यही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पहले नदी की गहराई अधिक थी, नॉर्मल थी जितनी होनी चाहिए, तो कोई फ्लड वाली बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब मलबा अधिक हो गया है, जब मलबा अधिक होने से इसकी गहराई कम हो गई है, क्योंकि गहराई किसने ले ली है, गहराई मलबे ने ही ले ली है, मलबा पूरा बिछ गया है। और इससे जल की मात्रा वही है, जल की मात्रा नहीं बढ़ रही है, थोड़ी बहुत बढ़ भी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जल एकदम से बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हम लोग डाउट में रहते हैं कि जल की मात्रा बढ़ रही है, वाटर की मात्रा बढ़ रही है। वाटर वाटर उतना ही है या थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, लेकिन जितनी मात्रा वाटर की बढ़ रही है उससे ज्यादा मात्रा मलबे की बढ़ जा रही है। और जब इस घाटी में मलबा बढ़ जाएगा तो निश्चित सी बात है, जल वही है, लेकिन पहले मलबा उतना नहीं था, तो जल तटबंध के अंदर ही था, बाहर नहीं आ पा रहा था, तो फ्लड की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब मलबा यहाँ भर गया है तो इस जल वही है, लेकिन अब वो उतने में कवर नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि घाटी को पार करके, तटबंधों को तोड़ करके फ्लड वाली स्थिति आएगी। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि ये हमारे फ्लड से अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हो गई बात फ्लड की। और इसके लिए आपने पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था, और जरूर सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। लोग पेड़ों से चिपक के उसको खड़े हो गए थे जिससे कि उनको काटा ना जा सके, और काफ़ी सफलता भी उनको मिली थी। और तब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रूल्स बनाए थे हिमालय एरियाज के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और हम लोग पर्सनली अपने लेवल पे भी कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि इससे भविष्य में बहुत ज़्यादा, अभी मान लीजिए अभी तो फिर भी वेजिटेशन वहाँ पे है, उतना नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यही सोचिए कि इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए ऐसे करते करते डेवलपमेंट होते होते इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए कि वहाँ पूरा हम वेजिटेशन ही हटा दें। अगर हम पूरा का पूरा वेजिटेशन ही हटा देंगे, पूरा मलबे से हमारी घाटी भर जाएगी, तब तो पूरा उत्तर का विशाल मैदान ही बाढ़ के प्रकोप में आ सकता है। तो सही यही है हमारे लिए कि ऐसे कार्य हम ना करें, वनों को हम संरक्षण प्रदान करें, जिससे जो भी हमारी बाढ़ की समस्याएं हैं उसका समाधान हम कर सकते हैं। और भी रीजंस होते हैं, कभी कभी नदी में जल की मात्रा अधिक भी हो जाती है, लेकिन ये रीजन एक बहुत ही एक प्रबल कारक है। तो उसकी आज हम लोगों ने बात की। छोटा सा टॉपिक था, बस मुझे लगा कि इस पे थोड़ी सी हम लोग को बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप कहीं ऐड कर सकते हैं। अपक्षय अपर्दन वाले चैप्टर में कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप ये बहुत अच्छा एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपक्षय का अधिक होना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब अपक्षय अधिक होगा तो मलबा अधिक प्राप्त होगा, और वही मलबा नदियां ले जाएंगी अपनी घाटी में, और उससे उनकी गहराई कम होगी घाटियों की, और फिर क्या होगा, बाढ़ की स्थिति, फ्लड की स्थिति हमको देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा पॉइंट कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, और इस अध्याय को हम लोग, छोटा सा अध्याय था, यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बस समझने वाली चीज़ थी। इस पे कहीं कोई क्वेश्चन तो आपको लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपसे कभी अगर बातचीत के दौरान कहीं आप बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप रख सकते हैं। बाकी सिलेबस की चीज़ तो आपका सिलेबस की ही है, लेकिन काफ़ी अंदर ये चीज़ कहीं आपको बुक्स में शायद मिले ना मिले, लेकिन कहीं आप मैगजीन्स इत्यादि पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए जो भी हम लोग को चैप्टर्स पढ़ने हैं वो बिल्कुल वर्तमान समय की समस्याओं से रिलेट करते हुए चलना है, तो अच्छे तरीके से हम उसको समझ लेंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, इसको मैं भी समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।